इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में फ्रिकिंग 34 ट्रिलियन रुपीस का खजाना मिल गया है। ये पोटेंशियली इंडिया की सऊदी जैसा ही काया पलट कर सकता है। मतलब जैसे 1938 में सऊदी के दमाम इलाके में ऑयल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी, सेम वैसे ही ये लिथियम डिपॉजिट इंडिया के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। जैसे ही इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की, जैश ए मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दे डाली कि जो कोई भी इन रिजर्व्स को एक्सकेवेट करने की कोशिश करेगा उसे हम खत्म कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के लिए, इस सब में यूएस भी पीछे नहीं है। उसने इंडियन अनाउंसमेंट के दूसरे ही दिन अपने एनवॉय को इंडिया के लिए रवाना कर दिया ताकि वो इंडिया के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करके लिथियम से आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर कर सके। सो करंटली ग्लोबल लेवल पर ऑल द आइज आर ऑन इंडिया। और अभी हाल ही में 9 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन का अनटैप्ड लिथियम रिजर्व मिला, जो इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि अब तक इंडिया को लिथियम पाने के लिए चाइना से 8,000 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ता था। पर इस पूरे मुद्दे पर एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि इस खजाने की खबर कभी इंडिया को लगती ही नहीं अगर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटता। देखो, साल 2018 के पहले तक जम्मू एंड कश्मीर के पूरे लैंड पर वहां के लोकल मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा था, क्योंकि 2001 में आए रोशनी एक्ट के वजह से जम्मू एंड कश्मीर में एक्सप्लोरेशन तो दूर, कोई नॉन कश्मीरी जमीन भी नहीं खरीद सकता था। आपको मालूम होगा ये रूल हुआ करता था। प्लस इसी एक्ट के तहत जेएनके गवर्नमेंट ने बहुत ही मिनिमम रेट पर वहां पर मौजूद 16 लाख हेक्टर्स के गवर्नमेंट लैंड को डायरेक्टली लोकल्स को सालों के लिए लीज पर दे दिया था, वो भी एकदम मिनिमम पैसे लेकर। सो रूल्स के मुताबिक जेएनके गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ वर्थ का लैंड लीज के लिए ओपन किया, लेकिन असल में गवर्नमेंट ने 16 में से सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर जमीन ही लीज पर अवेलेबल कराया, जिसकी कीमत 317 करोड़ रुपीस थी। मगर इस डील के बदले में जेएनके गवर्नमेंट को सिर्फ 76 करोड़ रुपीस ही हासिल हुए थे। मतलब 241 करोड़ सीधा नेताओं के जेब में। लेकिन इनसे पहले ना खुद जेएनके स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक्ट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया, क्योंकि उन्होंने ये पाया था कि गुलमर्ग रीजन में कुछ जमीन पर्टिकुलरली वेल ऑफ लोगों को ट्रांसफर की गई है, जो स्कीम के लिए एक्चुअली एलिजिबल भी नहीं थे। लेकिन फिर साल 2018 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से भी पहले रोशनी एक्ट को रिपील किया गया। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तुरंत इस एक्ट से जुड़े केसेस पर एक्शन लिए और 2020 में जेएनके हाई कोर्ट ने भी इस एक्ट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और फिर इस मेजर लॉफुल विक्ट्री के बाद अगले ही साल भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, जिससे अब जेएनके का लैंड सभी के लिए ओपन हो गया है, जीएसआई के लिए भी, क्योंकि 2022 में ही जीएसआई ने इस अनएक्सप्लोर्ड लैंड पर लिथियम एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिए। बेसिकली जीएसआई की स्टडीज के हिसाब से इन इलाकों में लिथियम मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी। इंडिया हर साल 8,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लिथियम इंपोर्ट्स में गंवा रहा है, तो जीएसआई का विजन एकदम क्लियर था, जल्द से जल्द लिथियम की खोज करके इंपोर्ट्स को कट करना। और फाइनली 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की कि उन्हें 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व्स जेएनके के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। अब ये एक्सप्लोरेशन तो सिर्फ एक आउटकम है आर्टिकल 370 के रिवोक होने का। इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस जेएनके के लोगों को देखने के लिए मिला, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, क्राइम रेट्स काफी कम हो गए एंड ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। पर अभी कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आर्टिकल 370 क्या था, किन हालातों में इस अनफेयर आर्टिकल को लिखा गया था और उसका इंडियन पॉलिटिक्स में क्या परिणाम हुआ और उसे एब्रोगेट कैसे किया गया। और ये न्यूज सुनकर सारे के सारे इंडियंस फूले नहीं समा रहे। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की और बस फिर क्या था, दुनिया भर से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए, जिसमें से एक था जैश ए मोहम्मद बैक्ड एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पीएएफएफ ने इंडिया को यह कहकर धमकाया कि जो कोई भी इन रिजर्व्स को एक्सकेवेट करेगा उसे वो खत्म कर देंगे। उन्होंने तो कश्मीरीज को भी ये कहा उकसाने के लिए, ये कह के कि जेएनके के रिसोर्सेज सिर्फ वहां के लोगों के हैं और बाहर वाले उसे ले नहीं सकते। पर ऑब्वियसली इंडिया ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि जीएसआई ने यह ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही लिथियम माइनिंग शुरू करने वाले हैं। खैर, ये तो बात हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन इस लिथियम अनाउंसमेंट के बाद अब वर्ल्ड लीडर्स का भी पूरा फोकस इंडिया पर आ गया है। सबसे पहले तो यूएसए का। जीएसआई की अनाउंसमेंट होते ही यूएसआई ने दूसरे ही दिन अपने एनर्जी एनवॉय को इंडिया के लिए रवाना कर दिया,
क्योंकि अगर यूएस की लिथियम डिमांड को देखें तो वो ईयर ऑन ईयर 69% से बढ़ रही है और इसी डिमांड का 90% इंपोर्ट अर्जेंटीना और चिली फुलफिल करता है। मतलब यूएस इन कंट्रीज पर ओवर डिपेंडेंट हो चुका है और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर लिथियम बैटरीज को लॉन्च किया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएस इंपोर्ट को कम करना चाहता है और सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, जिसके लिए वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स माइनिंग से लेकर लिथियम प्रोडक्शन में करने का प्लान कर रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया के ये रिसोर्सेज उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। यही रीजन है कि उसने अपने एनर्जी रिसोर्सेज असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉफरी आर प्याट को एनवॉय के तौर पर भेजा है, वो भी एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड विजिट के लिए। और मैं ये इतने सर्टेनिटी से इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरा मिस्टर प्याट का स्केड्यूल तो देखो। वो 13 से 17 फेब के बीच में मुंबई में सभी बड़े बिजनेस लीडर्स को मिलेंगे, फिर पुणे में एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिलेंगे और आखिर में गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने वो दिल्ली जाएंगे। अब ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही है? वेल, प्रीटी क्लियरली ये एक लिथियम एक्सप्लोरेशन डील साइन करने की कोशिश हो सकती है। खैर, यूएस तो फिर भी एक डेमोक्रेटिक नेशन के साथ डील करने की सोच रहा है, बट लिथियम आज सभी ग्लोबल लीडर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस पर अब टेररिस्ट रेजिम्स की भी नजर पड़ने लग गई है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। देखो, दुनिया का 60% लिथियम प्रोडक्शन चाइना ही करता है, पर इसके बावजूद भी उसकी नजर अब अफगानिस्तान के डिपॉजिट्स को हड़पने पर है। बेसिकली कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन वर्थ के अनटैप्ड लिथियम डिपॉजिट्स हैं। इन्हें अब तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है और ना ही तालिबान को करना आता है। और इसीलिए जब रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त सभी वर्ल्ड लीडर्स सिचुएशन को संभालने में लग गए थे, तब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स तालिबान के साथ डील करने में लग गए थे। वेल, चाइना का मोटिव काफी क्लियर है, किसी भी तरह लिथियम मार्केट को अपने काबू में करना। अब ऑब्वियसली ये इतने सारे सुपर पावर्स इसके पीछे पड़े हैं, तो भला लिथियम में ऐसा क्या छुपा है? सो बात ये ना फ्रेंड्स, लिथियम की 3 मेन खासियत है जो कंबाइन होकर उसे इतना स्पेशल बनाती है कि उसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो उसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो बेसिकली फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है उसका लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, यानी बैटरीज इससे लंबा टिकते हैं। नाउ आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और मिलिट्री के मिसाइल्स में भी यूज किया जाता है। पर इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल इन मिलिट्री मिसाइल सिस्टम्स को कूल करने, माइक्रोवेव्स में सेरेमिक के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए और तो और मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के मूड स्टेबलाइज करने में भी किया जाता है। पर चलो ये सब हटाकर सिर्फ अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाले डिमांड की बात करूं, तो भी आने वाले 6 सालों में लिथियम की डिमांड 4 गुना बढ़ने वाली है। और बस इसीलिए 2021 में ही इस सॉफ्ट सिल्वर मेटल का प्रोडक्शन 100,000 टन क्रॉस कर चुका था। कारण है सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज का ईवी कमिटमेंट। बेसिकली सभी देश अपने कार्बन एमिशन को कलेक्टिवली कम करने में लग गए हैं और 2030 तक यूके, स्वीडन, जर्मनी जैसे देश खुद को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाना चाहते हैं। और ऐसी कंट्रीज जो इसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये व्हाइट गोल्ड फ्यूचर में ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोल को रिप्लेस करने वाला है। और अब आप समझे मैं क्या कह रहा था जब मैंने इंडिया की सिचुएशन को सऊदी के सिचुएशन से कंपेयर किया था। जैसे ऑयल मिलने के बाद सऊदी की किस्मत रातों रात बदल गई, कुछ वैसे ही इंडिया के साथ भी हो सकता है। आप जरा सोचो, एक समय पर जिस देश में मोस्टली नोमैडिक्स रहते थे, वो आज दुनिया का बजट हिला देने के काबिल बन गया और सिर्फ वहां मिले ऑयल रिजर्व्स की वजह से। और ये सऊदी के केस में कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से दुनिया में एक मेजर ऑयल क्राइसिस आ चुका था, पर सुपर पावर्स के बीच की टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इंटर वॉर पीरियड में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच वाले टाइम पर, इन सुपर पावर्स ने ऑयल की खोज जोरों शोरों से शुरू कर दी। फिर 1938 में जब अमेरिका ने सऊदी के दमाम रीजन में एक्सप्लोरेशंस कंडक्ट किए, तब उन्हें यह पता चला कि यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व है। और बस फिर क्या था, सऊदी ने अपना ये ब्लैक गोल्ड दुनिया भर बेचना शुरू कर दिया और इन्हीं रिजर्व्स से यूरोपियन, एशियन और अमेरिकन कंट्रीज के साथ सऊदी के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड होने लगे। उसकी इकोनॉमी बढ़ी, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा और आज सऊदी ओपेक नेशंस के साथ मिलकर ऑयल प्राइसेस को जब चाहे तब रेगुलेट कर सकता है। पर अब जो आगे दौर आने वाला है ना फ्रेंड्स, इसकी बात ही कुछ और होने वाली है। आज ये दौर शुरू हो चुका है और भविष्य भी इसी का होने वाला है, जो है व्हाइट गोल्ड। दुनिया भर में धीरे धीरे ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और लिथियम पर ज्यादा होना शुरू हो गई है।
इनफैक्ट अब तक खुद इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का शेयर 0.5% था, क्योंकि एज आई सेड हमें भारी मात्रा में लिथियम इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था, जो ऑब्वियसली इंडिया को काफी महंगा पड़ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, अब अपने सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने KBIL नाम का एक जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका काम था ओवरसीज मिनरल एसेट्स को ढूंढना। बेसिकली प्लान ये था कि इंडिया मेनली अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लिथियम और कोबाल्ट मिनरल्स डिस्कवर करेगा और उन माइंस को लीज पर ले लेगा, जिससे कि इंपोर्ट बिल कम किया जा सके। पर JNK में मिले रिजर्व्स ने जैसे इंडिया की किस्मत ही बदल के रख दी। इस खोज से इंडिया की सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही कम नहीं होगी, बल्कि इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। लेकिन देखो, आज जहां पर ये सभी कंट्रीज लिथियम की कीमत समझते हैं, वहीं पर दूसरे तरफ हाल ही में अफ्रीका ने इंडिया का $12 बिलियन का कर्जा चुकाने के लिए अपने लिथियम माइन को इंडिया को ऑफर कर दिया है। ऐसा क्यों किया अफ्रीका ने, और क्या इससे अफ्रीका के भी माइंस इंडिया के हाथ लगने वाले? और अगर फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला, कुछ नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। एंड नाउ फ्रेंड्स, यू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके सबके मिक्स्ड ओपिनियंस है। सो आपको क्या लगता है, इस खोज से इंडिया में ईवीज के रेट्स कम होने वाले हैं या नहीं? कमेंट्स में बताना। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें।